नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। न्यूज पॉइंट छत्तीसगढ़ से, आप जानते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, और पिछले दिनों लगातार हम लोग छत्तीसगढ़ में हैं और छत्तीसगढ़ में जो कुछ चल रहा है, चुनावी जो सभाएं हो रही हैं उसको भी कवर कर रहे हैं। चुनाव में क्या कुछ होने जा रहा है, माहौल यहाँ कैसा है, वो भी जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा देश के 5 राज्यों में चुनाव हैं और इन चुनावों में क्या कुछ होगा उस पर भी हम चर्चा लगातार करते ही हैं, जहाँ भी रहें। लेकिन न्यूज पॉइंट लेकर आप तक हम पहुँचते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि आज छत्तीसगढ़ में भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जबकि कांग्रेस मैनिफेस्टो जारी न करते हुए भी अपनी बहुत सारी बातें, 17 गारंटियां जनता के बीच कांग्रेस रख चुकी है। और उन गारंटियों को देखते हुए आज कहीं ना कहीं भाजपा ने अपना जो मैनिफेस्टो है यानी घोषणा पत्र है वो जनता के बीच रखा है। खैर, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके अलावा आज यहीं छत्तीसगढ़ में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं वो थे, और रायपुर राजधानी में ही एक अभनपुर है वहाँ पे, और उसके अलावा मोदी जी ने कहा, भाइयों बहनों, हमारी सरकार अगर आएगी आपको करोड़ों मकान बना के सबको फ्री में निवास देंगे। क्या दिया? अगर देते तो इतने लोगों को देने की हमारी आवश्यकता नहीं थी। और उनका काम हमेशा यही है, जहां जहां अपोजिशन की सरकार है उनको सताना। जो छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से पैसा मिल रहा है, आज वो नहीं मिल रहा, अभी भी उसको कट करके दे रहे, सताते हैं। क्या उनका पैसा है? क्या उनका घर का पैसा है? अरे ये तो लोगों ने दिए हुए टैक्स के पैसे हैं, ये जीएसटी के पैसे हैं, ये माइनिंग के पैसे हैं। लेकिन ये पैसा, हमारा पैसा हमारे को देने को मोदी इतना सताते हैं, फिराते हैं कि क्या इनकी जागीरी है? अरे हमारा हक है। और आदिवासी लोग, गरीब लोग मेहनत करके खाते हैं, मुफ्त का नहीं खाते। अदानी, अंबानी और उनके दोस्त शाह, ये सब लोग क्या करते हैं? ये तो सब उनको मदद करने की कोशिश करते हैं। और यहां पर आज आदिवासी तड़प रहे और शेड्यूल कास्ट के लोग भी उतने ही वंचित है अपने हकूक से। लेकिन उनको चिंता नहीं, सिर्फ भाषण करना। मुल्क में इतनी तंगी चल रही है, खास करके आपको मालूम है मणिपुर में कितना बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। वहां पर लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन एक दिन भी मोदी साहब जाकर वहां शांत करने की कोई कोशिश नहीं की। ऐसा ही देश चलाएंगे आप, लोगों को झगड़ा लगा के। और आज 8 महीने से वहां चल रहा है, आप आंखें मूंछ के बैठे हो, और वो करप्ट है, ये करप्ट है। और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के सब एजेंटों को, ऑफिसरों को यहां डाल दिए हैं। अरे आप कितना भी सीबीआई को लगाओ और ईडी को लगाओ और सीईसी को लगाओ, ये छत्तीसगढ़ के लोग डरने वाले नहीं है, डटकर मुकाबला करेंगे और फिर कांग्रेस पार्टी को लाएंगे।
तो आप सुन रहे थे इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे को। मल्लिकार्जुन खड़गे जो बातें कह रहे थे वो आपने सुना। उन्होंने तमाम बातें रखी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मणिपुर तक, और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की बात तो होनी ही थी, छत्तीसगढ़ की बातें भी हुई हैं। तो बहुत कुछ यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे, और लगातार कई यात्राएं छत्तीसगढ़ की मल्लिकार्जुन खड़गे कर चुके हैं, और उनको भी लगता है कि छत्तीसगढ़ सबसे सेफ अगर जोन है तो उसको और मजबूत किया जाए। अब की बार 75 के पार की जो बात यहाँ हो रही है उस बात को भी ये जरा पुख्ता करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसी छत्तीसगढ़ में आज एक ट्वीट दिखाया गया। ट्वीट छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया था, जिस ट्वीट में बात कही गई ईडी और सीडी नहीं, अब पेन ड्राइव से कुछ राज खोलने की बात थी। जरा क्या कुछ लिखा था छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने, जरा उसको देख लेते हैं उस ट्वीट को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और ये सिर्फ एक राज की बात, ईडी और सीडी, इसकी कहानी भी खूब चली, आप जानते हैं। लेकिन ईडी सीडी के बाहर अब ये पेन ड्राइव क्या है, क्या मसला है आखिर, जरा समझते हैं। लेकिन पहले देखिए क्या कुछ कह रहे हैं इस ट्वीट में। तो सिंपल सा ट्वीट है और आप देख ही रहे होंगे। लेकिन अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अलग अलग चीज़ें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार कई सारी यात्राओं में हैं, और उन यात्राओं में आज ज़रा मैं भी चाह रहा था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहाँ जा रहे हैं, कैसे प्रचार कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को समझें, उनसे थोड़ी बातचीत करें। एक लंबी बातचीत हुई है जिसका पूरा अंश, यानी कि उनका एक इंटरव्यू लिया हूँ, उस इंटरव्यू को आराम से आप तक रखूँगा, आप देखिएगा। लेकिन 3 सभाएं करने के बाद, वो भी बस्तर की सभाएं करने के बाद, उन्होंने कुछ बातें हमसे की, उसको ज़रा आप तक रखना चाहता हूँ। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं भूपेश बघेल। सीएम साहब, अब 3 सभाएं आप कर करके अब वापस रायपुर की तरफ लौट रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंट हैं आप? 100%। और पूरा हमारे जो कार्यक्रम हुए 5 साल की जो योजनाएं लोगों के लिए हमने बनाई है और उसका लाभ निचले स्तर तक पहुंचा, तो उसका पूरा लाभ हमको मिलेगा इस चुनाव में। एक विश्वास, एक भरोसा हमने जीता है लोगों का। मैं देख रहा हूं कि, चलिए आप धीरे धीरे बैठिए भी, मैं देख रहा हूं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के भी आप एक मुद्दा इस चुनाव में खड़ा कर रहे हैं। आगे की रणनीति देखिए, हमने तो विधानसभा में पारित ही कर दिया 37% आरक्षण। ये तो राजभवन में रुका हुआ है, मतलब भारतीय जनता पार्टी रोक लगाई है, और इस कारण से लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा। मुख्यमंत्री जी, इस बीच पिछले 5 साल में लगातार ईडी का मामला भी आता है, और चुनाव का वक्त है, चुनाव से ठीक पहले भी ईडी की छापेमारी हुई, क्या कुछ कहेंगे? आज भी आईटी पड़ा, कल ईडी का छापा पड़ा, और लगातार 3 साल से पड़ रहा है। हाँ, तो इनका उद्देश्य केवल ये है कि राज्य सरकार को बदनाम करना, लोगों को प्रताड़ित करना, परेशान करना, इनका उद्देश्य यही है। इनका उद्देश्य ये नहीं कि भ्रष्टाचार है उसमें खिलाफ कार्रवाई करें, ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं। अपने विरोधियों को दमनपूर्वक खत्म करें, ये एक बात मैं अभी देख रहा था, आप जब अडानी का नाम ले रहे थे तो खूब नारेबाजी की, तालियां बज रही। अडानी को लेकर आपको भी घेरने की कोशिश, आप क्या परेशानी हो रही है, कार्रवाई के पीछे आप है, तो ठीक है, हो सकता है। किसानों के कर्ज माफी को लेकर के अभी आप फिर से सामने आए हैं। तो आप सुन रहे थे यहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, थोड़ी सी चर्चा का एक छोटा सा अंश आप तक हम पेश कर रहे थे। हेलीकॉप्टर में आवाज़ जो है वो काफ़ी धीमी आ रही थी, थोड़ी बातें जो हुई हैं, हेलीकॉप्टर से बाहर ही उतर के बातें हुई हैं, वो सब बात आप तक हम पहुँचाएंगे। भूपेश बघेल का पूरा इंटरव्यू हम आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं भूपेश बघेल यहाँ पे। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर अब हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ से आपके सामने हम पेश कर रहे हैं न्यूज़ पॉइंट। न्यूज़ पॉइंट में जैसे हम रोज़ शाम को चर्चा करते हैं देश भर की गतिविधियों पर, और ख़ासकर जो कुछ आज की तारीख में जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उसमें हो रहा है, उस पर तो चर्चा होती ही है। तो अलग अलग बातों पर, अलग अलग विषयों पे हम यहाँ चर्चा आप तक पहुँचा रहे हैं, रख रहे हैं। भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है, और भी आगे इन सब पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन बढ़ते हैं, चुनाव से पहले कैसे कांग्रेस ने जो है वो अब पस्त करने की तैयारी कर ली है भाजपा को, इस पर भी चर्चा करेंगे। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे परिचय आपका करवाता हूं, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
अब आप देखिए कि इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मीनू जैन जी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। और इधर हालांकि स्क्रीन पे अभी तक आप लोग लेके नहीं आए हैं, हमारे साथी प्रशांत टंडन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी आपका स्वागत करता हूं और सीधे सबसे पहले आपके पास ही आऊं, उसके बाद फिर स्टूडियो चलेंगे जो तमाम साथी जुड़े हुए हैं उनके पास भी। तीसरा दिन आज हो गया, आप छत्तीसगढ़ में हैं, तीसरा राज्य आपका है, क्या कुछ देख रहे हैं यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे बीजेपी गंभीरता से चुनाव लड़ती कम दिख रही है यहाँ पे। हालांकि और जो मैनिफेस्टो भी आज यानी 4 दिन बचे हैं प्रचार खत्म होने में और वोटिंग में, और तब उनका बीजेपी का मैनिफेस्टो आया। और जिस बात की कल मैंने चर्चा की थी कि 85% सीटें कांग्रेस को ग्रामीण अंचल से आई थी और छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है, 70% आबादी यहाँ पे खेती करती है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं देख रहा हूँ राजीव जी, वो कर्ज माफ़ी का है। और बीजेपी के मैनिफेस्टो में वो कर्ज माफ़ी नहीं है। ज़्यादातर वो वादे हैं जो बीजेपी के हिंदुत्व वाले वादे हैं, राम मंदिर के दर्शन कराने का वादा है। इस तो छत्तीसगढ़ की लोगों की जो ज़रूरतें हैं, जो यहाँ पे मुद्दे हैं, उनको मैनिफेस्टो एक तो देर से आया और ऊपर से वो एड्रेस नहीं कर रहा है। गैस के दाम 500 रुपये करने की बात बीजेपी ने भी की है, ये कांग्रेस भी कर चुकी है। और गैस के दाम बढ़ा कौन रहा है? गैस के दाम बढ़ा तो केंद्र सरकार रही है। तो एक तो ये मुद्दा है कि मैनिफेस्टो बड़ी देर में आया है। दूसरा, जो बार बार यहाँ के जो पत्रकार और लोग जो कह रहे हैं कि बीजेपी में यहाँ पे लीडरशिप क्राइसिस है, और वो 5 साल है, इसलिए नहीं कि इलेक्शन के पहले कोई चेहरा सामने नहीं लाया। 5 साल तक रमन सिंह ने विपक्ष का रोल नहीं निभाया और उसका असर यहाँ पे दिखाई दे रहा है चुनाव के वक्त। जो गहमा गहमी बीजेपी में होनी चाहिए वो नहीं हो रही जी, जो गहमा गहमी बीजेपी में होनी चाहिए थी वो नहीं दिखाई दे रही है। इधर छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये गहमा गहमी उधर मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है? प्रशांत टंडन जी कुछ दिन पहले थे और बता रहे थे कि वहाँ तो एंटी बीजेपी लहर है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश की चर्चा भी करेंगे, चर्चा हम राजस्थान और तेलंगाना की भी करेंगे, मिजोरम की भी करेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ से हमने शुरुआत की है। आज दिन भर थे छत्तीसगढ़ में और लगातार हैं पिछले 3 दिनों से, और यहाँ हम समझ रहे हैं कि आखिर चुनाव किस दिशा में जा रहा है। हमारे साथ कुछ बड़े साथी जुड़े हुए हैं, 6 वरिष्ठ साथी, 5 से आपका परिचय करवा दिया था, 6ठे हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, जिनसे आपने अभी जिनकी बात सुनी। सीधे आना चाहता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। स्वामी जी, चुनाव किस दिशा में? नहीं, चुनाव तो राजीव जी उसी दिशा में जा रहा है जो पिछले 2 महीने से जा रहा है, उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। देखिए, एक चीज राजीव जी मुझे समझ में नहीं आ रही है, ये जो अलग अलग स्टेट का मैनिफेस्टो जारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इसका क्या मतलब है? क्योंकि अगर केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और वो 500 रुपए का गैस सिलेंडर देना चाहती है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं देना चाहती? वो उत्तराखंड में क्यों नहीं देना चाहती? वहां के गरीब जनता को, जहां भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार है, वहां क्यों नहीं देना चाहती? वहां क्यों देना चाहती है जहां पे अभी चुनाव होने वाले हैं? देखिए, कांग्रेस की बात तो समझ में आती है कि कांग्रेस की केंद्र सरकार नहीं है, राज्य सरकार है। क्या राज्य सरकार बनने की संभावना है? वहां तो गारंटी दे रही है, अगर केंद्र सरकार ये हमको सब्सिडी न दे, ये सुविधा न दे, इसके बावजूद अपने रिसोर्सेज से हम जनता को ये सुविधा दिलाएंगे। हम बस जो है महिलाओं के लिए मुफ्त करेंगे, हम गैस सिलेंडर सस्ता दिलाएंगे, हम जो लाडली बहन योजना है उसको लागू करेंगे, 1,500 रुपए देंगे। ये कांग्रेस की बात समझ में आती है। लेकिन अगर बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, महाराष्ट्र में उनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, आसाम में है, तो अगर केंद्र सरकार चाहे तो पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों को 500 रुपए का गैस सिलेंडर दिला सकती है, पूरे देश की जनता को फायदा होगा। तो ये केवल आश्वासन है क्या? क्योंकि अगर आपकी डबल इंजन की सरकार है और केंद्र सरकार के पास अतूट संपत्ति है, जो कि एक प्रकार से राज्य सरकारों को उनके अधिकार, जो उनके आवंटन है वो नहीं मिल रहे हैं, नरेगा के अंदर उनको पैसा नहीं मिल रहा है, तो अगर केंद्र सरकार की जीएसटी इतनी बढ़ रही है, 1,75,000 करोड़ रुपए पर मंथ
अगर उनका टैक्स कलेक्शन हो रहा है, अगर वो कह रहे हैं कि उनका इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स का कलेक्शन भी बढ़ गया है, तो केंद्र सरकार ये लागू कर दे। इसके लिए राज्य सरकार में अलग घोषणा पत्र जारी करने की क्या आवश्यकता है। और दूसरी चीज देखिए, ये है असली मुद्दा, ये है कि जो मोमेंटम है वो तेजी से बढ़ रहा है। आज आपने उत्तर प्रदेश की भी खबर सुनी होगी, रवि वर्मा जो 4 बार के सांसद हैं उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के, वो कल कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं, उनकी बेटी भी विधायक है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए, ये एक संकेतक है, ये जनता और जनप्रतिनिधि एक संकेतक दे रहे हैं कि आज के तारीख में 2 पोलों के बीच में युद्ध है, चुनाव जो है 2 पोल के बीच में है। एक का प्रतिनिधित्व अमित शाह और मोदी जी कर रहे हैं और दूसरे पोल का प्रतिनिधित्व खड़गे साहब और राहुल गांधी कर रहे हैं। चुनना आपको है। अगर आप आए बाएं दाएं जाएंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, लोगों को भटकाने का प्रयास करेंगे, तो वही हश्र होगा जो बीआरएस का हो रहा है। और देखिए, एक और हास्यास्पद चीज राजीव जी सोचिए, ये कहा कि हम अगर तेलंगाना में हमारी सरकार बनेगी तो हम ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाएंगे। अरे जो राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में तो 2% वोट आपको मिलने वाले हैं, और लिख के रख लीजिए 2% से 4% होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो 2% वोट जहां मिलने वाले हैं वहां ओबीसी मुख्यमंत्री बनाएंगे, और जहां इनसे ज्यादा वोट मिलने की संभावना है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, आपको वहां मिजोरम में भी नहीं मिलेंगे। तो प्रश्न यह है, जहां वोट मिलने वाले हैं वहां ओबीसी मुख्यमंत्री आप प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, और जहां 2% वोट मिलने वाले हैं। तो इसका मतलब यह है कि जनता को ये बात समझ में आ रही है कि अगर आप, उत्तर प्रदेश की बहनों ने क्या गड़बड़ी कर दी, उन्होंने क्या गलती कर दी। अगर आप मध्य प्रदेश के लाडली बहन योजना चला सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश की क्या आर्थिक स्थिति हमारी बहनों की, बेटियों की बहुत ज़्यादा अच्छी है, उनको भी 1,500 रुपये महीना दीजिए, वहाँ भी इस प्रकार की सुविधाएं दीजिए। जो आप आश्वासन दे रहे हैं कि अगर प्रदेश सरकार आपकी बनी आप देंगे, केंद्र सरकार आपकी है, राज्य सरकार आपकी, जहाँ जहाँ है वहाँ सुविधा दीजिए जिससे जनता को फायदा हो, रोजगार उनको उपलब्ध कराइए। और ये जो पूरी व्यवस्था बन रही है उससे ऐसा लग रहा है कि आज के तारीख में जो एक मोमेंटम है, जो 2024 का इंडिया का मामला छोड़ दीजिए, लेकिन अगर 2023 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो कांग्रेस बहुत तेजी से इसलिए आगे बढ़ रही है कि उन स्टेट में जहां वो शासन कर रही है, जो वो आश्वासन दे रही है वो कर चुकी है, और बीजेपी की जहां जहां राज्य सरकारें हैं वहां पे जो आश्वासन दे रही है वो नहीं कर रही है। तो आश्वासन देने से पहले जहां जहां उनकी सरकारें हैं उनको वो चीज़ें कर देनी चाहिए जिसका आश्वासन वो जनता, अगर 5 हॉर्स पावर की जो किसानों का पंप है उसको फ्री करना है तो उत्तर प्रदेश में भी कर दीजिए। तो ये मतलब है कि आश्वासनों के अंतर है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लग रहा है हम जिस आंकलन कर रहे हैं, जिस दिशा में चुनाव जा रहा है, उसी दिशा में चुनाव जा रहा है। जी, दिशा क्या है चुनाव का? 5 राज्यों के चुनाव के बाद 2024 का चुनाव भी है और वो भी समझना है। मीनू जी ज़रा, क्योंकि यहाँ भी देख रहा हूँ कि हो ये रहा है कि जो भी भाषण चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे दे रहे हों, चाहे यहाँ के लोकल लीडर्स दे रहे हों, भूपेश बघेल दे रहे हों छत्तीसगढ़ में, सब कहीं ना कहीं 2024 को भी अपनी निगाह में रखे हुए हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि उनकी बातों में 2024 की झलक भी दिखती है। ओबीसी आरक्षण की बात हो, चाहे और भी कई सारे मसले हों जिस पर वो बात करते हैं। अदानी का मामला, और मज़ेदार तथ्य आप लोगों को बताऊं कि अदानी के मामले पर आज बस्तर, सुदूर बस्तर में एक गांव में सभा थी, वहां पे तालियां बज रही थीं जब भूपेश बघेल ने अदानी का नाम लिया कि सरकार कैसी बनाओगे, एक जो हमारी सरकार है इसको अगर आप रिपीट करते हैं तो ये आपकी सरकार होगी, लेकिन अगर आप भाजपा की सरकार बनाएंगे तो भाजपा की सरकार नहीं बल्कि अदानी की सरकार होगी। तो वहाँ तालियां बजने लगी, यानी अदानी अब गांव-गांव तक पहुंच चुके हैं। ज़रा इस पर आपका कमेंट चाहता हूं मीनू जी। जी राजीव जी, मैंने आपके शो पे परसों भी कहा था कि अब पहले वाला स्थिति नहीं रह गई है कि राज्य के चुनाव में केवल स्थानीय मुद्दे ही हावी रहेंगे। आज सोशल मीडिया और इंटरनेट के प्रचार प्रसार की वजह से हर राज्य की जनता, सुदूर गांवों की जनता नेशनल और कई मामलों में तो इंटरनेशनल विषयों के प्रति भी जागरूक हो गई है। तो डेफिनेटली जो ये छत्तीसगढ़ की जो आपने ऑब्जर्वेशन अपनी बताई है, तो वो मेरी उसी बात की ताकीद करती है। और ये जो जनता जो है वो समझ रही है
क्योंकि वो देख रही है कि मोदी सरकार के सेंटर में रहने का क्या नुकसान भविष्य में होने वाला है। जैसा आपने बताया अभी की 70% जो है, अभी टंडन जी बता रहे थे कि 70% किसानी वाले लोग हैं यहाँ पे, और उनको लग रहा है, दिखाई दे रहा है कि ये जो राज्य में सरकार है ये किसान हितैषी सरकार है, और एक नहीं अनेकों योजनाएं लगाई है। मतलब ये कहा जा रहा है कि अब छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ पे किसानी करना चाहते हैं लोग, जबकि लोग गांव छोड़ के शहर में भाग रहे हैं और राज्यों में, यहाँ लोग गांव में ही रहना चाहते हैं। तो उनको दिखाई दे रहा है कि अगर उन्हें सेंटर में मोदी की सरकार ला दी तो हमें तो ये किसान को तो उजाड़ ही देंगे, क्योंकि किसान आंदोलन जिस तरीके से 1 साल चला और सड़क पे गर्मी सर्दी बरसात सहन करते बैठे रहे किसान सड़क के ऊपर, और मोदी सरकार नहीं झुकी भी तो तब जबकि यूपी का इलेक्शन सिर पे आ गया और हारने की उनको नौबत आ गई। नहीं तो वो चुनाव, वो जो कानून थे 3, वो कभी वापस नहीं होते। तो अब जो जनता है वो जागृत हो गई है, उनको ये लगता है कि अगर फिर आने दिया तो वो 3 कानून वापस आएंगे सेंटर में। ये जनता को समझ में आ गया है, क्योंकि मोदी जी का क्या है कि लोगों को भरोसा नहीं रहा है कि जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे या नहीं, या जो कानून बना लिया वो करके दिखाएंगे या नहीं। कानून बना लिया महिला आरक्षण बिल का 33% का, लेकिन छुपा गए बात ये कि 10 साल बाद मिलेगा आरक्षण। लेकिन अगेन फिर पब्लिक को पता चल गया सोशल मीडिया के जरिए कि किस तरीके से हमारा बेवकूफ बना रहे हैं। तो पब्लिक अब ऐसा नहीं है कि होंगे कुछ अंधभक्त हैं ऐसे जो अभी भी जो मोदी जी ने कह दिया उसको वर्बेटिम मतलब शब्द से स्वीकार कर लेंगे, लेकिन ये यहाँ पे जो आम जनता है अब उसको स्वीकार करने वाली नहीं है। उनको अपनी महंगाई के ऊपर, अपनी बेरोजगारी की चिंता है, अपनी महंगाई की चिंता है, किसानों को अपनी उपज की चिंता है कि उनको एमएसपी अच्छा मिले, जो कि आपने बताया भी था कल अपने परसों अपने शो में कि मतलब कितना अच्छा एमएसपी धान का छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है। तो जनता को अपने ही मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आ रहे हैं, और जो सुरक्षा है अभी आप देख लीजिए कि अभी ये बीएचयू में बनारस में जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर क्या अभी मणिपुर जैसा हादसा दोबारा से हुआ है वहां पे, और प्रधानमंत्री की संसदीय क्षेत्र में हुआ है, योगी जी के राज्य में हुआ है, जहां योगी जी रोमियो और पता नहीं क्या क्या रोमियो स्क्वाड और क्या क्या बनाते हैं, वहां अभी भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो वो सब देख रहे हैं, ना केवल आपके छत्तीसगढ़ में, आपकी 4-5 राज्यों में बहुत जबरदस्त लोग उनके असेसमेंट कर रहे हैं। मोदी जी का जो कहते हैं ना स्क्रूटनी हो रही है, जो 5 वर्षीय स्क्रूटनी जिसको कहते हैं। तो मेरे ख्याल से तो जनता अब हिसाब लेके ही छोड़ेगी, और जो उनको जो लगता है कि जो हमारे मुद्दों की बात करेगा वो ही राज करेगा। ये मुझे ऐसा लगता है कि अब जनता उस पे आ चुकी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जनता अब हिसाब मांगने के उस पे आ चुकी है कि उसे हिसाब चाहिए सरकार से। जो सत्तारूढ़ दल है और खासकर केंद्र की अगर बात करें तो बीजेपी है सत्ता में, तो बीजेपी से हिसाब चाहिए। लेकिन क्या जब हम किसानों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, वंचितों की बात करते हैं और ऐसे लोगों की बात करते हैं जिनको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मदद चाहिए, उस मदद की उनको जो दरकार है वो जो सरकार पूरा करेगी उसी की तरफ वो देखते हैं। और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें हम तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग जो ऐसे तबके के लोग हैं वो आज की तारीख में भूपेश बघेल सरकार की तरफ देख रहे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। सीटें ज़्यादा हों कम हों ये एक अलग बात है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस मजबूती के साथ, जैसा अभी प्रशांत टंडन जी हमारे साथी बोल भी रहे थे कि जिस मजबूती के साथ बीजेपी को चुनाव लड़ना चाहिए था शायद वो नहीं लड़ रही है, वो चेज कर रही है कांग्रेस पार्टी को। और आज जो मैनिफेस्टो आया है बीजेपी का उसमें भी वही चेजिंग पॉइंट दिखाई दे रहा है। उसके जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें वो कांग्रेस को चेंज करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने ये किया तो हम भी ये कर दो। कांग्रेस ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को अगर 4,000 रुपये का बोनस की बात की तो हम 5,500 रुपये देंगे, ऐसी बातें। लेकिन पढ़ाई लिखाई, गरीबी कैसे दूर करें, इन सब की चिंता न करते हुए जो गरीब हैं यहाँ के उनको अयोध्या घुमाने ले जाएंगे, ये मैनिफेस्टो में है। यानी राम मंदिर बनने के बाद वहाँ ले जाएंगे, राम मंदिर के मुद्दे को थोड़ा गरमाने की कोशिश करेंगे। चलिए वो सब चर्चा हम करते रहेंगे, लेकिन आना चाहता हूँ सुनील शुक्ला जी आपके पास। बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं, सीधा आपके पास आना चाहता हूँ बिना कमेंट बिना क्वेश्चन के, सीधा आपके कमेंट के लिए कि छत्तीसगढ़ से लेकर बाकी राज्यों में क्या कुछ आप देख रहे हैं अब यहाँ से चुनाव, क्योंकि आज 3 तारीख है, चौथे दिन चुनाव है।
मिजोरम में और छत्तीसगढ़ में। यहाँ से किस दिशा में जाता हुआ चुनाव दिखाई दे रहा है आपको? आज से महीना भर पहले जो हम कह रहे थे कि 5 राज्यों में कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, क्या आज भी वही आपको दिखाई देता है या कुछ परिवर्तन है? धन्यवाद राजीव जी। चुनाव तो सही दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस दिशा में उसको जाना चाहिए उसी दिशा में जाता हुआ वो दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास खासतौर से जिस राज्य में आप अभी हैं वहाँ कोई मुद्दा नहीं है। जिस राम मंदिर की बात अयोध्या के राम मंदिर के भ्रमण कराने की बात बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में किया है, ये सभी मुद्दे भूपेश बघेल सरकार ने छीन लिया है। वहाँ कौशल्या जी का मंदिर बन गया, राम वन गमन पथ बन गया, गाय गोबर गणेश सब वन गमन पथ चर्चा कर तो वो कोई मुद्दा उन्होंने छोड़ा नहीं है। वह ये मतलब ये जो वहाँ एक कुंभ का आयोजन भी उन्होंने शुरू करा दिया। गांव में जो किसानों की स्थिति है वो उसको अपने हाथ पर रखा हुआ है। धान उत्पादक किसान जो उनको बेहतर वो दाम दे रहे हैं। आत्मानंद स्कूल श्रृंखला में 500 से अधिक स्कूल खुल गए उन इलाकों में जहाँ स्कूल ढहा दिए गए थे। 2 दिन के बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा 3 जिलों में, बस्तर में, दुर्ग में और राजनांदगांव में, जहाँ लगभग 20 सीटों पर चुनाव हो रहा है। क्या स्थिति है वहाँ कवर्धा में एक आपको याद होगा एक हिंसा हुई थी, उसका लाभ लेने के लिए बीजेपी ने बहुत प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ। एक अभी हाल की घटना हुई थी, मैं कौनपुर या कौन सी जगह का नाम मैं भूल रहा हूँ, जहाँ पे एक साहू समाज के युवक की दुखद मृत्यु हो गई थी। उसके पिता को उन्होंने वहाँ उम्मीदवार बना रखा है बीजेपी ने। बीजेपी के पास केवल वही हथकंडे हैं, जैसे भूपेश बघेल के खिलाफ अजीत जोगी के लड़के को चुनाव लड़ा देना। कि मतलब आप वोटों का बंटवारा हो, लोगों में विभाजन हो, लोग जो गैर भाजपा मत जो बीजेपी कांग्रेस को मिलने वाले मत हैं उनमें विभाजन हो जाए, इसके अलावा उनके पास कोई एजेंडा है नहीं। इसलिए आपको जो उनकी तकरीर आपको दिखाई पड़ रही है, अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो अजीत जोगी के पुत्र को आप बघेल जी के खिलाफ चुनाव लड़ाने क्या मतलब, कौन सा संकेत देना चाहते हैं? केवल और केवल ये कि आप यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वोट बटे और जो 1-2 सीटें आपको इस 20 सीटों में मिली थी उसमें कुछ आप संख्या बढ़ा लें। जो गवर्नेंस का एजेंडा है छत्तीसगढ़ में, वह सबके सिर पर चढ़ के बोल, चाहे वो किसानों का मसला हो, चाहे वो विद्यार्थियों का मसला हो, चाहे आदिवासियों को आदिवासी बने रहने दिया बघेल सरकार। आदिवासियों को कभी उन्होंने हिंदू बनाने की कोशिश नहीं की। बीजेपी ने आदिवासियों और कन्वर्टेड आदिवासियों के बीच में विवाद पैदा करने का भले प्रयास किया, कवर्धा उसी घटना का परिणाम था, लेकिन इन तमाम चीजों पर भूपेश बघेल सरकार ने नियंत्रण कर लिया और एक अच्छी गवर्नेंस का संदेश दिया। आज की स्थिति यह है कि अपने गवर्नेंस के बूते, अपने सांगठनिक क्षमता के बूते कांग्रेस की स्थिति छत्तीसगढ़ में चुनाव को उधर ही लेके जा रही है जिस ओर हम तमाम ऐसे लोग उम्मीद कर रहे हैं जो लोकतांत्रिक मूल्यों के पक्षधर, जो सांप्रदायिकता की राजनीति के खिलाफ। यह प्रदेश भी सांप्रदायिकता की राजनीति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। आप मिजोरम की आप बात कर रहे हैं। मिजोरम की स्थिति, आज तक बीजेपी का कोई प्रमुख नेता वहां प्रचार करने तक नहीं। 23 विधानसभा क्षेत्रों में आप वहां चुनाव लड़ रहे हैं, आपके पास सभी उम्मीदवार नहीं मिले। जो आपका सहयोगी संगठन था, जिसके कंधे पर सवार होकर के आप वहां राजनीति कर रहे थे, उसने आपको झटक दिया और कंधे से उतार करके किस स्टूल पे बैठा दिया, वो उठाने के लिए भी आपको तैयार नहीं है। आप वहां पे जिस तरीके की राजनीति आपने मणिपुर में की, उसका पूरा का पूरा असर वहां पे शरणार्थियों का बहुत बड़ा मुद्दा है। वहां इस बात का ही मुद्दा है कि जिसकी बात सोनिया गांधी ने कही थी कि मिजोरम की जो पहचान है, मिजोरम के स्थानीय लोगों की जो पहचान है, उसका बड़ा सवाल है। इसको लेकर के लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। कांग्रेस ने वहां आक्रामक तरीके से प्रचार अभियान चलाया है और जितने कार्यक्रम हुए हैं कांग्रेस के, चाहे राहुल गांधी की सभा हुई हो, चाहे कांग्रेस के अन्य नेताओं की सभा हुई हो, उससे बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी की है। अगर वह कोई संकेत है तो ये बताता है कि वहां पे नॉर्थ ईस्ट अलायंस की और एनडीए दोनों अलायंस की स्थिति बेहतर नहीं है और कांग्रेस इस बार स्थिति बन सकती है कि वहां सत्ता के दावेदार हो सकती है वहां पर
और सत्ता में उसकी वापसी हो सकती है, क्योंकि पूरे उत्तर पूर्व के राज्यों में इस बात का संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी एक अलगाव और बिलगाव की राजनीति कर रही है, लोगों में दूरी बढ़ाने की राजनीति कर रही है वो, और इसका संदेश मणिपुर की घटना से उस क्षेत्र के अधिकांश इलाकों में गया। और आज स्थिति क्या है कि आज जिसके ऊपर आपने उत्तर पूर्व की जिम्मेदारी दे रखी है असम के मुख्यमंत्री जी की, वो भी वहां नहीं प्रचार करने जा पा रहे हैं। और अजब मैंने गंभीर किस्म की एकजुटता है एनडीए के खिलाफ या मिजो नेशनल फ्रंट के खिलाफ। तो कांग्रेस ने अपने कार्यक्रमों की जो घोषणा की, योजनाओं को बताया और लोगों के बीच में जो एक कनेक्ट स्थापित करने की कोशिश की, मुझे लगता है कि एक मजबूत राजनीतिक संदेश मेघालय से, मिजोरम से भी मिलना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि यही स्थिति अन्य राज्यों में भी है। जी, अगले क्रम में अगर बात होगी तो लोग क्या करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, उस पर भी चर्चा करेंगे। और आप बहुत शानदार ढंग से 2 राज्यों का आपने विश्लेषण किया और बाकी राज्यों में जो कुछ चल रहा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ज़रा दीपक पाचपोर जी आपके पास आऊँ, शांत चित्त बैठे हुए हैं और बहुत कुछ देख रहे हैं। दीपक जी, क्या कुछ आप देख रहे हैं? राजू जी, देखिए इसमें 2-3 बातें हैं। एक आपने जो उल्लेख किया प्रमोद का, जो सुबह एक्स पर जो पोस्ट इन्होंने दी मुख्यमंत्री जी ने कि न सीडी बोलेगी, न सीआईडी बोलेगी, न ईडी बोलेगी, अब जो है ये पेन ड्राइव बोलेगी। इसमें प्रमोद ने क्या कहा, अब प्रमोद ने क्या बताया, क्या देखा, ये बड़ा ही आज पूरे छत्तीसगढ़ में आज सुबह से इसको लेके बड़ा मचा हुआ है बवाल। इसके पीछे एक जो कहानी चल रही है, ये मिस्ट्री मैन है। कौन है ये अभी तक ठीक से क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि जो अजीत जोगी ने जो पार्टी बनाई थी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, उनके प्रमोद शर्मा एक विधायक थे और अभी वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो और अमित जोगी जो है वो पाटन से वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो उनके पुत्र हैं पाटन से भूपेश बघेल के सामने। हाँ, भूपेश बघेल, विजय बघेल और तीसरे अमित जोगी की वहाँ एंट्री हो गई है, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए सबको पता है कि अजीत जोगी और भूपेश बघेल के बीच जो है 36 का आंकड़ा था और ये बिल्कुल मतलब कहा गया है कि 2008 का जो चुनाव हारे थे, क्या नाम अपने भूपेश बघेल, उसके पीछे एक बड़ा कारण अजीत जोगी का भी ऐसा कहते हैं कि उनका हाथ था। और इस चीज़ को मैं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूँ क्योंकि ये बात उन्होंने मुझे बताई थी और मैंने एक अखबार उनको छापा भी था, इसलिए मुझे उसको बताने में कोई गुरेज नहीं है। और खुद भूपेश बघेल को लगता था कि हाँ मुझे हराया गया था इनके द्वारा। तो अब ये प्रमोद जो है वो क्या तथ्य सामने लाते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि अब जो भी सामने आएगा एक बड़ी खबर उसमें बनेगी। और भूपेश बघेल ने जी अगर इसको एक्स पर डाला है, उसको बहुत लोगों ने ट्वीट को शेयर भी किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में होगा। दूसरी बात, घोषणा पत्र पे मैं ये बात केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र बनाया है इस पूरी आश्वस्ति के साथ बनाया है, पूरा सुनिश्चित होकर बनाया है कि इसको इम्प्लीमेंट करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि किस तरीके से, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को केवल चेस किया है, अब हुआ यह है कि इन्होंने बहुत सारी, खासकर जैसे सिलेंडर वाली बात तो बड़ी हास्यास्पद है कि भाई केंद्र में ये आपके पास सरकार है तो आप इसको क्यों नहीं पूरे देश में लागू कर दीजिए। इसका मतलब ये भी है कि 500 रुपये में सिलेंडर बेचने की आपकी स्थिति है। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम आपको 500 रुपये में 500 रुपये सब्सिडी देंगे। तो इसका मतलब कि कांग्रेस की सरकार आई तो सिलेंडर यहाँ पे 450 का मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो 500 का मिलेगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि इस चीज़ का ठीक से अध्ययन कैसे नहीं किया गया। दूसरी बात, अभी हाल ही में कांग्रेस ने कहा है कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान हम खरीदेंगे। आपने देखा देखी उसको जो है वो 21 कर दिया। दूसरी बात, मनरेगा का बहुत अच्छा काम जो हुआ है वो कांग्रेस सरकार के काम के दौरान हुआ है और जिस समय कोरोना था इस समय पूरे देश में, उस समय ये निकला था कि लगभग 92-93% जो मनरेगा का जो फंड है उसका उपयोग जो है वो कांग्रेस सरकार कर सकी और पूरे देश में नंबर 1 थी वो। इसमें ये भी दावा किया है कि मनरेगा का बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन जो है वो छत्तीसगढ़ में किया गया। तो ये तो कांग्रेस सरकार की उपलब्धि है। आप तो मनरेगा को विफलता का स्मारक कहते आ रहे थे, आज आपको ये बताना पड़ रहा है। दूसरी बात, अंतिम बात कहूँगा कि जिन चीज़ों को आप रेवड़ी कह के बदनाम किया करते थे, सरकार अगर जनता के लिए कुछ करना चाहती है, कुछ देना चाहती है, तो उसका आप जो मजाक उड़ा रहे थे,
आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी जमीन पर आ गई है। पूरे देश के लिए मैं कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि अगर ये जनता को सीखने की बात है कि अगर आप सत्तारूढ़ दल को दबा कर रखेंगे कि किस तरीके से वो आपकी चिंता करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो सारा का सारा यही बताता है कि हार का डर अगर सामने हो, तो हार का डर सामने है तो सरकार आपके लिए कुछ भी करेगी। ये बहुत अच्छा सबक है, नागरिकों को सीखना चाहिए। अब इसमें क्या होता है पता नहीं, आगे कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि और कुछ हो या ना हो, चाहे कोई भी सरकार आए या जीते, तो छत्तीसगढ़िया जो किचन है उसका कम से कम सिलेंडर का जो खर्च है वो तो निश्चित रूप से कम होगा, ऐसी ही हम एक उम्मीद कर सकते हैं। राजू जी। जी बिल्कुल, हो ये रहा है कि भूपेश बघेल जिन सभाओं में जा रहे हैं उन सभाओं में वो सबके बारे में बात कर रहे हैं, पूरे परिवार की बात कर रहे हैं। कहते हैं महिलाओं के लिए किचन की बात, जैसे आपने कही दीपक जी कि 500 रुपये सब्सिडी, बच्चे अगर हैं तो बच्चों की पढ़ाई केजी से पीजी तक, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे या कुछ और, सब कुछ मुफ्त में। उसके अलावा माफ़ करें, उसके अलावा 500 स्कूलों को स्वामी आत्मानंद स्कूल में यानी इंग्लिश मीडियम स्कूल में इन लोगों ने कन्वर्ट तो किया, लेकिन अब इनका कहना है कि हाई स्कूल और मिडिल स्कूल जो हैं वो लगभग 6,000 साढ़े 6,000 हैं छत्तीसगढ़ में। इन तमाम स्कूलों को अंग्रेज़ी मीडियम में करना, केजी से पीजी तक की बात हो ही रही है। महिलाओं को अलग से पैसा देना, उसके अलावा किसानों की कर्ज माफ़ी, बहुत कुछ है जो यहाँ भूपेश बघेल कह रहे हैं। और ये इन्हीं बातों पे शायद फंसती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है और उसके पास कोई चारा दिखाई नहीं दे रहा। और ये बात सिर्फ यही नहीं, अगर देखें हम तो उधर राजस्थान में भी यही हाल है, कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ रही है। आप देखिए तो मध्य प्रदेश में भी वही हाल है और वैसा ही हाल हमने तेलंगाना में भी देखा। ज़रा अमलेंदु उपाध्याय जी, इन तमाम चीज़ों को देखें तो क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी इस चुनाव में बुरी तरह फंस चुकी है? राजीव जी, बीजेपी बुरी तरीके से फंस भी चुकी है और मुझे लगता है कि मोदी जी जो है वो जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी को दिल से माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि आज जिस तरीके से जो घोषणा पत्र जारी किया है छत्तीसगढ़ में, तो वो तो मोदी जी की नीतियों पर प्रहार कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अब मोदी जी जिनको रेवड़ियाँ कहते थे वो रेवड़ियाँ बांटने की घोषणा कर रहे हैं अमित शाह जी। हालांकि अमित शाह जी के ऊपर उत्तर प्रदेश के लोगों का दिवाली का सिलेंडर जो है मुफ्त वाला महिलाओं का, वो अभी बाकी है, वो दे के नहीं गए अमित शाह जी। अभी जो यहाँ घोषणा कर रहे थे उत्तर प्रदेश के चुनाव में कि महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर मिलेगा होली पे, तो पहले अमित शाह जी उत्तर प्रदेश वालों का सिलेंडर दे जाए जो बाकी है उन पे होली और दिवाली के, छत्तीसगढ़ में बाद में दे लीजिएगा भाई। मोदी जी चुनकर तो उत्तर प्रदेश से जाते हैं लोकसभा में, प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश वालों ने बनाया है, और आप सिलेंडर फ्री में मतलब 500 रुपये में देने की बात कर रहे हैं आप छत्तीसगढ़ में। तो ये उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि मोदी जी जो है वो दिल से माफ़ नहीं करेंगे, मुझको ऐसा लगता है। कुल मिला के राजीव जी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दबाव में आ गई है, ये साफ दिख रहा है, और कांग्रेस के दबाव में आ गई है, ये भी आप इसको कह सकते हैं इस तरीके से। क्योंकि जो भी अब घोषणाएं जिन भी राज्यों में जाके की जा रही हैं, अभी तक तो आप जो थे ओबीसी की बात ही नहीं करते थे, अब आप कह रहे हैं कि आप ओबीसी का मुख्यमंत्री बना देंगे तेलंगाना में। छत्तीसगढ़ में आप जाके कह रहे हैं कि आप मैं ओबीसी हूँ तो इसलिए मुझको कांग्रेस गाली देती है। तो आज खड़गे जी कह रहे थे छत्तीसगढ़ में कि भाई ठीक है, आप कहते हैं कि आप ओबीसी, आपको कांग्रेस गाली दे रही, तो भूपेश बघेल क्या है, ब्राह्मण है क्या? ये भी ओबीसी है, तो आप क्यों परेशान करते हैं फिर यहाँ की सरकार को? तो कुल मिला के राजीव जी जो कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर के जा रही है जनता के बीच में, उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फंसी हुई है। अब सुनाइए कि अमित शाह जी ने कह दिया कि वो जातिगत जनगणना भी कराई जा सकती है, कराएंगे, तो आप आ गए दबाव में राहुल गांधी के, जब आप कह रहे हैं कि आप जब जातिगत जनगणना कराएंगे प्रक्रिया के तहत कराएंगे, तो प्रक्रिया कब होगी? आपके रहते तो होगी नहीं। अब इसका मतलब तय है कि अब प्रक्रिया जो है वो इस सरकार के रहते पूरी नहीं होगी, तो राहुल गांधी ही आगे कराएंगे, फिर इसका लाभ ये कहना चाहते हैं। तो कुल मिला के राजीव जी मुझे लगता है कि जो भी परिस्थितियां बन रही है, भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से कांग्रेस के दबाव में आ गई है, और जो भी बातें की जा रही हैं वो कांग्रेस के घोषणा पत्र या कांग्रेस की गारंटियों को देख करके ही भारतीय जनता पार्टी उनका एक तरीके से जवाब देने की कोशिश कर रही है, और नकल करने के मामले में जो वो फूहड़ नकल जो है वो करने की कोशिश कर रही है। जनता इसको चीज को समझ रही है राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, जरा आना चाहता हूँ स्वामी जी के पास एक बार फिर से। स्वामी जी, सारे तमाम साथियों की आप बात सुन रहे थे, ज़रा आपकी एक प्रतिक्रिया और चाहिए।
राजीव जी, मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए शायद मीनू जी मुझसे सहमत हों, जो मैंने ग्रंथों को पढ़ा है और मैंने जो भारतीय समाज का एक अध्ययन किया है उसके आधार पर मैं कहता हूं, देखिए नारी की आंखों से आंसू 3-4 तरीके से निकलते हैं, 3-4 कारणों से निकलते हैं। जब वो विदा होती है तब उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, जब उसके बच्चे अच्छे पदों में पहुंचते हैं तो खुशी के आंसू निकलते हैं, और नारी के आंखों से आंसू निकलते हैं जब उसका अपमान होता है और वो कुछ नहीं कर पाती, तो अपमान होता है तो नारी जो है वो देवी का रूप धारण कर लेती है। आपको याद होगा महाभारत के युद्ध में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उनकी आंखों से आंसू बहे थे, भगवान कृष्ण को बुलाया था और महाभारत हुआ था और सब जितने दैत्य और दानव थे उनका नाश हुआ था। आपने देखा महुआ मोइत्रा जब निकली हैं एथिक्स कमेटी की मीटिंग से, एथिक्स कमेटी जिसमें अनएथिकल बातें हुई हैं, और वो उस प्रदेश से आती हैं महुआ मोइत्रा जहां पे मां दुर्गा का स्थान है। वहां एथिक्स कमेटी में जिस प्रकार से उस नारी का अपमान हुआ, और जब वो निकली उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि मुझसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए जिसका कोई लेना देना नहीं है इस केस का, जो आरोप लगाया है निशिकांत दुबे ने। पूछा गया कि रात में आप किससे बात करती हैं, कितनी देर बात करती हैं और क्यों बात करती हैं। देखिए नारी का जब पुरुषों का बस नहीं चलता है, नारी का चरित्र हरण करते हैं ये लोग, जो दानव के रूप में है, जो राक्षस के रूप के लोग हैं। ये एथिक्स कमेटी में जिस प्रकार से नारी का अपमान इन्होंने किया है महुआ मोइत्रा का, और जिस प्रकार से मणिपुर में अपमान हुआ है, और जिस प्रकार से उसी इंजीनियरिंग कॉलेज, राजीव जी जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में घटना हुई है उस बिटिया के साथ, आज से 50 साल पहले 1973 में मैंने भी इंजीनियरिंग पास की है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की पंडित मदन मोहन मालवीय की एक परंपरा है, वहां पे परंपरा का हनन हुआ है, एक नारी के साथ अपमान हुआ है, उसकी आंखों में आंसू आए हैं, उसको उसी प्रकार से निर्वस्त्र किया गया है जैसे मणिपुर में किया गया था। मणिपुर की बेटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जिसका अपमान हुआ उसकी बेटी, और जो बंगाल की बेटी है जिसका एथिक्स कमेटी ने अपमान किया है, देश की जनता जो नारी का अपमान नहीं सहती है, इस अपमान का बदला लेगी। नारी के आंखों से बहता हुआ आंसू ये इन राक्षसों और दैत्यों के हनन का कारण बनेगा, और इसी लोकतांत्रिक चुनाव में इसका परिलक्षण आप देखेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, बहुत अलग अलग बातें, अलग अलग मुद्दे हैं जिस पर बहुत गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है, उस पर चर्चा करने की ज़रूरत है। आने वाले समय में इन सब पर और हम बात करेंगे, और चूंकि हम भी अभी लगातार घूम रहे हैं, लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि क्या ये 2023 का चुनाव अभी से 2024 की तैयारियों की ओर जा रहा है, या यहाँ पर 5 राज्यों के चुनाव जो हैं विधानसभा के चुनाव जैसे होते हैं वैसे ही है, और 2024 का चुनाव जैसे मोदी के नाम पे 2019 में लड़ा गया था वैसे ही लड़ा जाएगा। क्या नरेंद्र मोदी की फैक्टर हैं 2024 के लिए, एक बड़ा सवाल है। इन सवालों पे भी आते हैं, और इन सवालों के साथ ज़रा मीनू जी आपके पास आना चाहता हूँ एक बार फिर से। जी राजीव जी, बात मोदी जी की हो रही है। मोदी जी ने जो राज्य के विधानसभा चुनाव में ये इतनी उपस्थिति अपनी दर्ज कराते हैं, इतनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, आपको, आप में से कई पैनलिस्ट को, मुझे लगता है सभी को ध्यान होगा कि पहले टाइम में क्या होता था, राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री की अपने पार्टी का प्रचार करने के लिए 1 या 2 मुश्किल से ट्रिप्स होती थी। अब मोदी जी का क्या है कि राज्य के विधानसभा चुनावों में मोदी जी डेरा डाले पड़ जाते हैं वहां पे, न केवल खुद अपने पूरे मंत्रिमंडल को, पूरा ब्यूरोक्रेसी और पता नहीं कौन कौन किस किस को वहां पे वो डेरा जमवा देते हैं, और ये पूरा प्रशासन ठप कर देते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं कि भाई बार बार चुनाव नहीं होनी चाहिए, एक बार होना चाहिए, एक संविधान एक चुनाव, एक देश एक चुनाव होना चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरीके से बार बार वहां जाके बैठेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत भारी पड़ेगा। साल भर में आप इसी तरीके से चक्कर लगाते रहते हैं, आप अपने मंत्रालय का काम कब करते हैं, उसका आप फुर्सत कब पाते हैं? ये वाली बात, ये कोई इस देश के अंदर इतनी हर वक्त अफरा तफरी मची रहती है कि इस तरह का सवाल जनता पूछ ही नहीं रही है मोदी जी से। आप देख लीजिए, ये पूरा साल निकाल लीजिए आप, और उससे पिछला साल निकाल लीजिए, मोदी बस यही प्रचार ही करते घूम रहे हैं।
देश का प्रधानमंत्री इतना फुर्सत कैसे है उसको, जो अब या तो प्रचार कर रहे हैं या मंदिरों में पूजा कर रहा है। तो उसको देश का प्रशासन कब देखता है मुख्य प्रधानमंत्री? मेरे ख्याल से तो फाइलें ही इतनी होती होंगी टेबल के ऊपर कि उनको निपटाना मुश्किल होता होगा। लेकिन नहीं, इस बात का कोई सवाल पूछ ही नहीं रहा है, ऊपर से वो कोसते हुए लगे रहते हैं। रही बात गारंटीज की, जिनको कि वो रेवड़िया कहते हैं, अपने आप अब खुद उनको शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने जिन चीजों को रेवड़िया कह रहे हैं, जो जनवादी योजनाएं, जो पब्लिक वेलफेयर की जो योजनाएं हैं, उनको आप रेवड़िया कह रहे हैं। और आप जो 5 किलो राशन दे रहे हैं वो क्या रेवड़ी नहीं है क्या? और आप उसको अंतरराष्ट्रीय मंचों पे बताते हैं कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, और जिसकी वजह से हंगर इंडेक्स में हम लोग बहुत नीचे खिसक के आ गए, मतलब या ये कह दीजिए आप ऊपर आ गए। इतनी बदनामी हुई आपकी उस योजना से। तो आप उन योजनाओं को, जिससे कि जनता के हाथ में कुछ पैसा आए और जनता जब खर्चने निकले तो उसको इकोनॉमी को बूस्टर मिलेगा, उससे एक डोज मिलेगी, तो उसको तो आप रेवड़ी कहते हैं। लेकिन आपका जो 5 किलो राशन है, जिसमें कि जनता को काम देने से आपको छुट्टी होगी, कि रोजगार जनरेट करना से आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई और 5 किलो अनाज देके आप आराम से बैठ गए। लेकिन आप करते क्या है? मैं तो पिछले दिनों पढ़ रही थी कि छत्तीसगढ़ सरकार से जो धान की खरीदी है उसका कोटा भी घटा दिया था इन्होंने पिछले बार। अभी पता नहीं वहां क्या स्थिति है इस वक्त, पता नहीं, आपको ग्राउंड के ऊपर है। तो आप जिस राज्य में चुनाव आ रहे हैं, वहां आप वहां की सरकार को डिस्क्रेडिट करने के लिए चावल खरीदने का कोटा ही घटा देते हैं। और फिर जब कर्नाटक की सरकार को चावल चाहिए होता है 10 किलो अनाज बांटने के लिए, तो आप एफसीआई को मना कर देते हैं कि नहीं, ये चावल खुले हम आपको राज्यों को नहीं बेचेंगे, यहां से आप खरीदेंगे नहीं और वहां बेचेंगे नहीं। मतलब क्या? आप जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों को परेशान करना चाहते हैं और वहां की जनता को परेशान करना चाहते हैं कि भाई तुम इनको चुनोगे तो हम तुम्हारी सारी रसद रोक लेंगे, हम आप तुम्हारा सारा रोक देंगे, खाद पानी। लेकिन नहीं, लेकिन ये एक सीमा तक बर्दाश्त करती है जनता, और किया भी जनता ने बर्दाश्त कर रही है 10 साल से बर्दाश्त। लेकिन अब जनता बर्दाश्त करेगी नहीं। रही बात मिजोरम की, हमारी बात नहीं हो रही है। मिजोरम में कांग्रेस का, देखिए अभी प्रियंका गांधी 2 दिन के लिए जा रही हैं। इससे पहले जब राहुल गांधी गए थे तो उसका जो काफी अच्छा असर वहां पड़ा था। तो वो जो वहां जमीन तैयार हुई है उसको और खाद पानी देने के लिए प्रियंका गई हैं। तो अब ये उम्मीद की जा रही है कि इस वक्त वहां कांग्रेस की सरकार आना आप तय मानिए। पहले तो थोड़ा ढुलमुल हो रहा था कि शायद नहीं आ पाएगी मेजोरिटी, 40 सीटें हैं। और वहां पे जो जनता, क्योंकि मणिपुर में हिंसा अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। चुनावों की गहमा गहमी में मणिपुर पीछे नेपथ्य में चला गया है, पब्लिक को मालूम नहीं है। लेकिन कल भी वहां बड़ी भारी हिंसा हुई है, उसी तरह की हिंसा हुई है कुकीजों के ऊपर, जैसे कि 3 महीने पहले हुई थी। तो वो उसका सीधा प्रभाव मिजोरम पे पड़ रहा है। जब आप एक राज्य में हिंसा ही थामने के आपकी राज्य, क्या गारंटी है कि आप या आपसे समर्थित कोई सरकार उस अनरेस्ट को थाम पाएगी? तो इसलिए लोगों को समझ में आ रहा है कि राज करना या देश का शासन चलाना कांग्रेस ही जानती है, इनके बस का नहीं है। ना ये देश का राज चलाना जानते हैं, ना विदेश का चलाना जानते हैं। इनको अपना वो देसी पंचायत के स्तर तक का राज चलाना आता है, और वो ये बखूबी कर भी रहे हैं। वो उसको उसी पैटर्न को लागू ये नेशनल लेवल पे करना चाहते हैं, बट वो होगा नहीं, असफल हो गया है। और अभी जो राज्यों के ये चुनाव है, ये तो एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है और फ्यूचर की एक झांकी है। वो 3 तारीख को हमें मालूम पड़ जाएगी अगले। जी राजीव जी। जी हमारे साथ जुड़े हुए प्रशांत जी, बहुत कुछ हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात ये कि देखिए अब बारिश भी होने लगी यहाँ पे, तो थोड़ी बारिश हो रही है यहाँ पे। हो सकता है कि थोड़ा अनरेस्ट हो, कुछ दिक्कत हो, तो आप लोग माफ़ करेंगे। लेकिन यहाँ प्रशांत जी, जब हम बात कर रहे हैं चुनाव की, और चुनाव में मोदी जी पहले तो नदारद रहे, गायब रहे, और जब आए भी तो कल का भाषण आपने सुना उनका, और उसके बाद अब आज देख रहे हैं आपकी परिस्थितियाँ कितनी बदली हुई। इसलिए आज की बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि आज मैनिफेस्टो आया है, और इसके बाद आप अलग अलग राज्यों को देखिए, तो इन तमाम राज्यों को अगर देखा जाए तो कहीं क्या यहाँ लग रहा है कि बीजेपी जो है सचमुच अब चेंज करने वाले पोजीशन में है? बिल्कुल, मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे साथियों ने भी कही कि बीजेपी की रणनीति में बहुत कहीं कुछ कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है कि हिंदुत्व चलेगा कि
वेलफेयर स्कीम्स चलेंगी, लाभार्थी योजनाएं चलेंगी। और इनका जो कॉन्फिडेंस हिंदुत्व पे था कि एक तरफ तो आपने क्षेत्रीय नेताओं को किनारे करके खुद मोदी जी और अमित शाह और योगी 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, और उसमें भी मोदी जी ने अभी तक सिर्फ एक ही रैली की है। दूसरा कि जिसका मजाक उड़ा रहे थे लाभार्थी वो रेवड़ी, आपने तो रेवड़ी का पूरा बोरा खोल दिया यहाँ पे। तो ये कहीं कोई कन्फ्यूजन है। इलेक्शन कमीशन से भी चिट्ठियाँ भिजवा दी, और मोदी जी ने जाने कितने भाषणों में कहा कि राज्य सरकारें रेवड़ियाँ बांटती हैं। तो अब ये तेंदुपत्ता पे या गैस सिलेंडर पे या महिलाओं पे अगर आप ये कर रहे हैं तो ये रेवड़ी नहीं तो क्या है। तो ये वेलफेयर बुरी बात नहीं है, लेकिन आप इसका मजाक उड़ा रहे थे। जो टैक्स पेयर के पैसे से अपने को कोई अगर जनता को लाभ मिल रहा है और तमाम सारे गरीब लोगों को, वंचित लोगों को मुख्य धारा में लाने का एक काम हो रहा था, उसका आप मजाक उड़ा रहे थे और अब उसी को आप लागू भी कर रहे हैं। तो कहीं कोई मतलब एक रूपता नहीं, कोई कन्फ्यूजन है अभी बीजेपी की रणनीति में। और ये कन्फ्यूजन हम देखेंगे 3 दिसंबर को कि इस कन्फ्यूजन का नतीजा क्या निकलता है। दूसरी एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ, वो ईडी की बात। देखिए, राजस्थान सरकार ने और राजस्थान के एंटी करप्शन ब्यूरो ने ईडी की कलई खोल दी। कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी। इसका बहुत बड़ा संदेश जा रहा है कि रंगे हाथ पकड़े गए हैं वो जो ईडी के अधिकारी। और अब आप सोचिए कि लगभग 6000 केस मोदी साहब के आने के बाद, ये तो छोटे अधिकारी थे, इनका रेट कार्ड कम था। आप अंदाज़ लगाइए कि जो ये बड़ी गर्दनें पकड़ते हैं उनका रेट कार्ड क्या होगा। तो ईडी की जांच कौन करेगा? इनके घरों में छापे कौन डालेगा? इनकी संपत्तियां कितनी बन गई हैं 5-6 सालों में, और 10 साल में जब से ईडी एक्टिव हुआ है, उसकी जांच कौन करेगा? तो ईडी की विश्वसनीयता शुरू से सवालों के घेरों में थी, क्योंकि सिर्फ विपक्षी दल इनको खराब लग रहे थे। लेकिन अब ये जो रेट कार्ड का मामला आया है, ये ईडी की विश्वसनीयता पे भी सवाल खड़े कर रहा है। तो ये कुल मिला के राजीव जी ये है कि अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है कि ईडी का सहारा लें। छत्तीसगढ़ में भी हम देख चुके हैं कि चुनाव के ठीक पहले यहाँ ईडी आ चुकी है, और मुख्यमंत्री के भूपेश बघेल के करीबी लोगों के यहाँ छापे वगैरह डाले गए थे। उनके घर के लोगों को भी पूछताछ पे बुलाया गया था, विनोद वर्मा जी के। तो अब सवाल ये कि ईडी साथ दे, ईडी काम करेगा कि राम मंदिर काम करेगा, हिंदुत्व काम करेगा, कपड़ों से पहचान लो ये काम करेगा, कि 500 रुपये गैस सिलेंडर काम करेगा। ये बीजेपी कहीं कुछ फंसी हुई लग रही है इन तीनों चीज़ों के बीच में। और वो फंसावट जो है वो ग्राउंड पे भी दिखाई दे रही है। जिसलिए आप देखिए कि 3-4 दिन पहले मैनिफेस्टो आया और उसमें तमाम सारी ये बातें आपने कर दी, लेकिन वो 3 दिन में आप क्या कर लेंगे? तो ये इसलिए छत्तीसगढ़ तो देखिए, मैं पहले भी कह रहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ तो बीजेपी के लिए केवल ये है कि आप इज्जत बचाने वाला जो काम है वो शायद हो पाए यहाँ पे। जी, छत्तीसगढ़ शायद इज्जत बचाने वाला काम हो पाए, लेकिन छत्तीसगढ़ के अलावा उधर मध्य प्रदेश का भी वही हाल है। उसकी चर्चा भी हम लोग कई बार कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ की चर्चा इसलिए बार बार क्योंकि हम लोग यहाँ हैं, तो इसलिए ज़्यादा चर्चा ज़रूरी भी है और आंखों देखिए आप तक पहुँचाना भी है। लेकिन दूसरी तरफ ज़रा ये भी समझूँ, सुनील शुक्ला जी के पास आना चाहता हूँ। सुनील जी, ज़रा सुनील जी के पास ले आइए, स्क्रीन पे ले आइए सुनील जी को और समझें उनसे जल्दी। सुनील जी, इधर बारिश होने लगी है, बारिश का मज़ा भी ले रहे हैं हम, थोड़ा भीग रहे हैं। और लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरी बरसात है, मौसमी बरसात के अलग सियासी बरसात, उसमें कहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है, कहाँ कम बारिश हो रही है, ज़रा बताएंगे आप? अगर आप अयोध्या के राम के भरोसे हैं तो आपको वही परिणाम सामने आएगा जो पश्चिम बंगाल के चुनाव में आप राम को लेके आए थे, कि बंगाल की आराध्य देवी दुर्गा है और वहाँ पर राम को चलाना चाहते थे।
अगर आप छत्तीसगढ़ में आप अयोध्या के मंदिर को ले आना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ में जितने भी इस तरह के मुद्दे हैं उसको भूपेश बघेल सरकार पहले से ही अपने आप ले चुकी है। अब मध्य प्रदेश की अगर आप बात कीजिए, मध्य प्रदेश में अरबों रुपया खर्च किया है शिवराज सिंह चौहान सरकार ने, चाहे महाकाल का विकास हो, चाहे ओंकारेश्वर का डेवलपमेंट हो, चाहे मैहर देवी का डेवलपमेंट हो, चाहे ये ओरछा में राजा राम मंदिर का डेवलपमेंट हो। तो कोई ऐसा बड़ा स्थल नहीं है वहाँ जहाँ पे अरबों रुपए उन्होंने खर्च नहीं किया, और वही वहाँ के उस राज्य के आराध्य देव विभिन्न इलाकों में है ये। चाहे अगर आप विंध्य क्षेत्र में जाएंगे तो मैहर की देवी का जो सम्मान है या जो आदर है या लोगों की आस्था है वह सबसे ज़्यादा उन लोग। वही स्थिति निवाड़ और मालवा के इलाके में महाकौशल की स्थिति है। वही स्थिति अगर आप बुंदेलखंड में ये चंबल ग्वालियर के इलाके में आप आएंगे, दतिया के क्षेत्र में आएंगे तो राजा राम की है, उस मंदिर की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है। आप इसी तरह से आप मालवा के इलाके में ओंकारेश्वर की है। हर इलाके में और इन मंदिरों के आसपास के विकास पर शिवराज चौहान ने मतलब अरबों रुपया खर्च किए, थोड़े बड़े नहीं, आप वजह पता करेंगे, अरबों रुपया खर्च किए। और जो यह हिंदुत्व का एजेंडा है उन्होंने अपनी जेब में रख रखा है। वहाँ अगर आप राम मंदिर का एजेंडा लेकर के आएंगे तो प्रभावित होने वाला नहीं है, वहाँ के लोग से प्रभावित होने वाले नहीं है क्या? इस पूरे के पूरे चुनाव में जो सशक्तिकरण की बात है वो महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ का किसान की क्या स्थिति है कि एफसीआई को आज तक धान की खरीद छत्तीसगढ़ में 1 ग्राम की नहीं हो पाई है, किसानों ने बेचा ही नहीं उनको, क्योंकि एफसीआई का जो रेट है वो राज्य सरकार से बहुत कम है। और यह स्थिति बहुत ढेर सारे राज्यों में है जो गैर भाजपा राज्य है, जहां पे धान के उत्पादक है या गेहूं के उत्पादक है, क्योंकि वो रेट नहीं दे रहे हैं। जबकि जो गैर भाजपाई राज्य हैं वह एमएसपी बेहतर तरीके से किसानों को दे रही है। और अगर आप छत्तीसगढ़ में धान नहीं खरीद पा रहे हैं तो क्या करेंगे आप? दूसरी तरफ किसानों को लाभ देने की कोशिश कर रही है राज्य सरकार। आप क्या कर रहे हैं कि बासमती चावल का निर्यात आपने रोक दिया, उसका निर्यात ही आप नहीं होने दे रहे हैं किसानों को। बासमती चावल का एक खास किस्म का चावल छत्तीसगढ़ में बहुत पैदा होता है, और जब ये निर्यात होता है तो वहां के किसानों को बेहतर कीमत भी मिलती है। तो एक राज्य सरकार अपने किसानों को बेहतर दाम देने के लिए प्रयास कर रही है, दे रही है, बोनस भी दे रही है, उनके उपज का अधिकतम हिस्सा खरीद रही है। अगर 1 एकड़ में 20 क्विंटल खरीदने की बात कर रही है तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अधिकांश उसने खरीद लिया। केवल आपके पास अगर आप रखना चाहें तो अपने खाने के लिए व्यक्तिगत प्रयोग के लिए आप रख लीजिए, खुले बाजार में आपको जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, तो जो किसानों को लाभ मिलना चाहिए था वो मिल नहीं रहा है, और किसानों ने अपने इस रोष को प्रकट कर दिया एफसीआई को धान न बेच करके। उन्होंने बता दिया कि हम आपसे सहमत नहीं हैं और आपकी जो नीतियां हैं या आपके जो मूल्य हैं वो आपका, हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो जो सरकार बेहतर शिक्षा दे रही हो, स्वामी आत्मानंद का नाम रखने के पीछे क्या तर्क है? आदिवासियों के आराध्य हैं, उस नाम पर आपने स्कूल चलाया और शिक्षा को प्रमोट किया। आपने आदिवासियों को आदिवासी जीवन शैली को बने रहने दिया, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की, और उनको एक बेहतर जीवन देने की कोशिश की, किसानों को बेहतर लाभ देने का प्रयास किया। आप क्या कर रहे हैं? आपके पास केवल और केवल वही मुद्दे हैं जिस मुद्दे में लोगों के बीच में एक तनाव की स्थिति। अगर छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं मिला तो आदिवासियों और अब कन्वर्टेड आदिवासियों के बीच में आपने संघर्ष कराने की कोशिश की, जो लोगों ने स्वीकार नहीं किया। आज की स्थिति आप देख लीजिए कि मैंने पिछले चुनाव में आप याद कीजिए, 2018 का ही चुनाव था कि 70 से 75%, 80% तक मतदान हुआ था आदिवासी इलाकों में। यह एक, और उसके बाद धीरे धीरे और बेहतर हुई है छत्तीसगढ़ की स्थिति। तो जो गवर्नेंस दिया छत्तीसगढ़ में, और सबसे बड़ा इस चुनाव की खास बात है, कांग्रेस को इसके लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि इसने मुद्दों के आधार पर राजनीति करने की कोशिश की। हमने गवर्नेंस में दिया है, हमने लोगों की ओल्ड पेंशन की मांग की पूरी की है, हमने गरीबी से लोगों को राहत देने के लिए उनका जो रसोई का खर्च है उसको कम करने का प्रयास किया है। सरकार ने किसानों को बेहतर दाम देने की कोशिश की है, किसानों से गोबर तक खरीद करके उनकी जेब में पैसा डालने की कोशिश की, यह मुद्दा बनाया है। और दूसरी तरफ बीजेपी के पास वही मुद्दा है कि राम मंदिर में हम आपको दर्शन के लिए भेजेंगे, दर्शन करके भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? आपकी आर्थिक स्थिति में कौन से परिवर्तन आ जाएंगे? आपके जीवन तक परिवर्तन कौन सा आ जाएगा?
ये कोई नारा नहीं चलने वाला। वही स्थिति मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में आप जो आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उससे किसी की बात आप नहीं कर रहे। उस भ्रष्टाचार से आप लोगों को कैसे उनकी जांच करेंगे, नहीं करेंगे, गलत आरोप हैं, सही आरोप हैं, कोई बात ही नहीं कर रहे हैं आप। केवल और केवल जो छत्तीसगढ़ में जो हथकंडा अपना रही है बीजेपी, जिसमें कांग्रेस को सतर्क होना चाहिए, वह यह है कि वह बीएसपी को प्रमोट कर रही है, वह अरविंद नेताम की पार्टी को प्रमोट कर रही है, वह अजीत जोगी की पार्टी को प्रमोट कर रही है कि वोटों का बंटवारा। कांग्रेस को अब यह अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी कि वह अपने मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुंचावे। और ये मुझे ये लगता है कि जो संगठन की ताकत है और जिस तरीके से, और आज चुनाव क्या है, मतलब आज आप सोचिए कि आप मोदी जी को छत्तीसगढ़ के लोग कैसे स्वीकार कर सकते हैं। आपने उनको बेहतर कनेक्टिविटी दी हो, उनको बेहतर स्कूल दिया हो, किसानों को बेहतर आपने उनकी कृषि की लागत कम करने का कोई आपने प्रयास किया हो, आपने बेहतर औद्योगिकरण की प्रक्रिया को आपने तेज किया हो। क्या किया? आप अलग से किसान, उस जो कोल उत्पादक राज्य है वहां आप आयात किए हुए कोयले को खरीदने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं। स्थिति वही है और यही हालात मध्य प्रदेश में भी है। हालत जो सरकार के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ कोई राजनीतिक नैरेटिव नहीं बना पाई है, न तो भ्रष्टाचार की, न तो मिस गवर्नेंस की, न वादा खिलाफी की, और न ही किए गए वादों को पूरा न करने की, या शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में वादों को पूरा न करने की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सफलतापूर्वक बीजेपी सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक माहौल बना पाई है। अगर बेहतर तरीके की जो घटनाएं, उस घटनाओं को टाल दिया जाए, अगर बेहतर तरीके से कांग्रेस एकदम संगठनात्मक तरीके से अपने चुनाव को हैंडल करेगी, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है उसको आगे ले जा सकती है। राजस्थान में भी आप देख लीजिए, राजस्थान में बीजेपी कोई सरकार राजनीतिक माहौल नहीं बना पाई, उसके अपने संघर्ष कितने ज्यादा हैं। आप एक जो आपने प्रयोग किया है कि आप किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएंगे। अगर आपका ही तर्क है जी कि लोग में आपको नेता बताना होगा, और अगर आप नेता नहीं बताते हैं तो राजनीतिक रूप से आप कमजोर हैं, तो यह तर्क तो आपको भी लागू होता है। अब अगर छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में अगर आपका कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं है तो आपकी स्थिति नहीं खराब होती। आपको लोग स्वीकार कैसे कर लेंगे? कौन आदमी अपने नाम पर मुख्यमंत्री पद के लिए बात करेगा कि साहब सरकार बनेगी, और उस इलाके में अपने आप को लोकसभा रह करके वो लोगों से जन समर्थन मांगने की बात करेगा? आप तेलंगाना किसे देख लीजिए, मतलब उस तेलंगाना में जहां लोकसभा के चुनाव में 2019 में 4 सीटें जीती भारतीय जनता पार्टी, आज आप कोई नाम लेने वाला नहीं है। 4 सीटें आपने विधानसभा के चुनाव में जीते, आपका कोई नाम लेने वाला नहीं है। और आज मैंने बिल्कुल अलग अलग तरह की बात होती है। ओवैसी साहब का बयान आ रहा है वहां से कि अमेठी में पैसा लेकर के राहुल गांधी चुनाव हार गए। मतलब आपके पास कुछ कहने के लिए भी नहीं है कि आप इस विपक्षी दल को आरोप किस तरह से लगा, किस तरीके से घेरने की बात करें ना। और आप ये कहते हैं कि बीजेपी से आप लड़ने जा रहे हैं। सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने बहुत जबरदस्त राजनीतिक माहौल बनाया है मुद्दों के साथ, और यही मेरा अपना मानना यह है कि ये मुद्दों की लड़ाई को ही अगर कांग्रेस आगे चलती लेके आगे बढ़ती रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी के पास इसका कोई जवाब नहीं। और आज आप जो कह रहे हैं कि कैसे चुनाव लड़ रही है, अरे उस लड़ाई के एरेना में भी तो भारतीय जनता पार्टी नहीं उतर पाई है छत्तीसगढ़ में। आप उस एरेना में उतरेंगे तब पता चलेगा कि किस तरह से आप लड़ रहे हैं। अभी तो दूर दूर से दिखाई पड़ रहे हैं केवल, और पूरी तरह से भूपेश बघेल की सरकार आक्रामक है। और भूपेश बघेल ने अपनी सरकार को, अपनी पार्टी को जिस तरीके से संगठित करके चुनाव में अपने आप को उतारा है कि कुछ आज तो भारतीय जनता पार्टी लगभग इस घोषणा पत्र को देखने के बाद, जो दीपक जी कह रहे थे कि वो मान लिए हैं कि हम कोई सत्ता में नहीं आ रहा और मैदान से बाहर है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, घोषणा पत्र की चर्चा तो हम कर ही रहे हैं, और उसके अलावा जो बीजेपी की जो अपनी रणनीति है उसको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के अलावा कांग्रेस की क्या रणनीति है, कांग्रेस कैसे आगे बढ़ रही है, इस पर भी हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं। जरा अब जल्दी क्योंकि इधर बारिश भी हो रही है, हल्की बारिश है, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं है, लेकिन इक्विपमेंट्स हैं उनको भी बचाना ज़रूरी है, तो प्रोग्राम जल्दी ख़त्म करेंगे। क्लोजिंग कमेंट की ओर बढ़ना चाहता हूँ, और
दीपक पाचपोर जी, क्या कुछ आप देख रहे हैं ओवरऑल कांग्रेस की रणनीति, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ जो दूसरे दल हैं वो उनकी मदद बीजेपी करती हुई नज़र आ रही है। अंदर खाने ये चर्चा भी होती है। आप याद कीजिए कि अमित शाह का एक बयान आया था अभी मध्य प्रदेश को लेकर कि उन्होंने कहा था कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी और दूसरे जो छोटे दल हैं वहाँ मध्य प्रदेश में उनकी मदद करो। और वैसे ही यहाँ स्थिति नज़र आ रही है कि भूपेश बघेल के सामने बीजेपी ने भूपेश बघेल के भतीजे और सांसद विजय बघेल को सामने खड़ा कर दिया, और उसके बाद अजीत जोगी का बेटा अमित जोगी भी खड़ा है। अमित जोगी के बारे में साफ साफ कहा जाता है पहले से, और अभी भी कहा जा रहा है, मतलब उनकी पार्टी के बारे में, कि उस पार्टी को बीजेपी का साथ है। तो ये जो साथ लेकर के छोटे दलों को सामने ला करके और कांग्रेस को हराने की रणनीति है, क्या आपको लगता है वोट कटुआ पार्टी बना करके कोई पार्टी जो है वो सत्ता पर राज कर सकती है? दीपक जी। मुझे लगता है राजू जी, शायद कुछ राज्यों में कहीं और जो वोट कटुआ का जो कंसेप्ट है वो शायद सफल कहीं कहीं होता होगा पहले, या होता रहा है। छत्तीसगढ़ में भी शायद हुआ होगा। लेकिन आज की जो स्थिति है, आज कांग्रेस का आकार यहाँ पर इतना बढ़ गया है, इस कदर उसका विस्तार हो गया है, और जिस आक्रामक तरीके से वो चुनाव लड़ रही है, आप देखिए कि लगातार यहाँ पर तमाम बड़े नेता आ रहे हैं, उनकी तैयारियाँ हो रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इनको अगर कुछ मदद कर भी दे तो कोई बहुत बड़ा वो नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं है वो कांग्रेस को। मुझे तो ये लगता है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अपनी ही ठीक से मदद कर ले, यही बहुत है। आज की स्थिति में जो जितनी सीटें हैं उन सीटों पे ठीक ठाक वो चुनाव लड़ ले, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि एक तरह से सारे देश में, छत्तीसगढ़ तो छोड़ ही दीजिए, हम सब जो चर्चा कर रहे हैं वो इसी तरीके की चर्चा कर रहे हैं। देखिए कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जो हराना है वो इन 5 राज्यों में सबसे असंभव काम होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ चुनाव जीतना सबसे असंभव होगा किसी और राज्य के मुकाबले। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा कुछ मदद कर सकेंगे। हाँ, ये हो सकता है उनको लग रहा होगा कि चलिए ठीक है, हो सकता है हम तो जीत ही नहीं रहे, इनके कुछ वोट कम हो जाएं, या इस तरीके से कुछ हो सकता है। ये बात जरूर है कि अमित जोगी की जो पार्टी थी उसका शुरू से लेके एक कंसेप्ट ये रहा है कि कांग्रेस के विरोध में तो है ही, और ये माना यह गया था कि कांग्रेस के ही वोट काटेगी। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ समय से इस समय देखिए, केवल अजीत जोगी की जो पत्नी है रेणु जोगी जी, उसके अलावा कोई विधायक उनका नहीं रह गया है। लगभग सब लोग छोड़ चुके हैं। अमित जोगी इसके पहले चुनाव नहीं लड़ रहे थे, उन्होंने मरवाही से लड़ने की कोशिश की थी लेकिन नहीं हुआ था। उनकी पत्नी का नामांकन रिजेक्ट हो गया था। तो इस समय एकमात्र विधायक है तो रेणु जोगी है। इस तरीके से छोटी छोटी पार्टियां जो हैं, हाँ, आप पार्टी का क्या परफॉर्मेंस रहेगा मैं अभी नहीं कह सकता, ये पहला चुनाव देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस के जितने भी ज्यादातर जो जगह पे है, हो सकता है कुछ जगह कांग्रेस के लोग हार जाए या कुछ, हम कह नहीं सकते। लेकिन अब जो है कांग्रेस जिस दमदारी से आगे बढ़ रही है, तो ये छोटी छोटी पार्टियां जो है बहुत ज्यादा एक दूसरे की मदद करके बहुत नुकसान पहुंचा सकेंगी कांग्रेस की, ऐसा मुझे नहीं लगता। और देखिए, ये सबसे पहले होने वाला चुनाव जो है वो यहीं पर होगा, मिजोरम के साथ छत्तीसगढ़ में होगा। तो छत्तीसगढ़ से जो मैसेज जाएगा, यहीं की चीजें जो है बाकी जगह रिप्लिकेट होगी। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ का चुनाव इस मामले में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। मुझे खुद आश्चर्य है कि पिछले लंबे समय से कभी भी छत्तीसगढ़ के चुनाव को इतने महत्व के रूप में नहीं लिया गया था। जब हम लोगों ने बातें शुरू की थी तो हमारे लिए मध्य प्रदेश का चुनाव महत्वपूर्ण था, राजस्थान का था, फिर कहीं तेलंगाना का, लेकिन आज छत्तीसगढ़ का चुनाव भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। और मजेदार बात यह है कि इन 5 राज्यों में सारे के सारे चुनाव महत्वपूर्ण हो गए हैं अपने अपने कारणों से। राजीव जी। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ का चुनाव ही नहीं बल्कि 5 राज्यों के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं, और इन चुनावों में क्या कुछ होने जा रहा है वो तो समझ में आ जाएगा 3 दिसंबर को, यानी कि रिजल्ट वाले दिन। लेकिन उससे पहले आज से 3 दिन बाद, आज 3 तारीख है, और चौथे दिन यानी कि 7 तारीख को इस चुनाव का आगाज़ हो रहा है, मतदान का आगाज़ हो रहा है छत्तीसगढ़ और मिज़ोरम में। और इसके साथ साथ फिर वोटर्स निकल के जाएंगे और जनता जो है निकलेगी और प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला करेगी कि कौन विधायक बनेगा, कौन नहीं, यानी कि किसकी सरकार बनेगी और कौन हारेगा, कौन जीतेगा। इन तमाम मसलों पे जनता जो है वो फैसला देगी। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और समझ में आ रही है कि दोनों दल, खासकर कांग्रेस और बीजेपी, बहुत
चुस्ती के साथ 2024 की भी तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस तो साफ साफ दिखाई दे रही है कि वो 2024 की तरफ भी बढ़ रही है और हम भी लगातार चर्चा में 2024 को भी लेके आते ही हैं। और छत्तीसगढ़ में अभी हम 2 दिन और हैं और छत्तीसगढ़ के और भी दूसरे कोनों में हम जाएंगे, समझेंगे कि क्या कुछ चल रहा है, वो भी पहुंचाएंगे। भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री हैं उनका पूरा इंटरव्यू आप तक हम पहुंचाएंगे बहुत जल्द। आज जो इंटरव्यू लेकर आया हूं उनके साथ दिन भर रहा और दिन भर हम लोग उनसे चर्चा करते रहे, उनकी एक्टिविटीज़, कांग्रेस पार्टी क्या कुछ कर रही है गाँव में, नक्सल बेल्ट में जहाँ दूर दूर तक पहले लोग जाने से कतराते थे, वहाँ अब हेलीपैड बना हुआ है, वहाँ मुख्यमंत्री उतर रहे हैं, लोग वहाँ पर अदानी साहब को याद कर रहे हैं, अदानी को जान रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। एक क्लोजिंग कमेंट जल्दी से आऊँगा आपके पास और इस कार्यक्रम को ख़त्म करते हैं। देखिए राजीव जी, अभी स्वामी जी जो है प्रोफेसर अखिल स्वामी चर्चा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश की कि वहाँ की बहनों को सिलेंडर क्यों नहीं मिलता। देखिए देश की जनता को और ख़ासकर उत्तर प्रदेश की, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, उनको इन चुनाव को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में मुद्दा बना 1 रैंक 1 पेंशन लागू हो गई, ऐसी तमाम सारी गारंटियाँ लागू हो गई, बस का फ्री, बिजली और गैस का सिलेंडर और गीग वर्कर्स जो उनका वेलफेयर बोर्ड, वो सब कर्नाटक की सरकार बनते ही लागू हो गया। छत्तीसगढ़ में कर्जे माफ़ हो चुके हैं और फिर कर्जे माफ़ी की बात है। उत्तर प्रदेश की जनता ने इन सब चीज़ों पे वोट ही नहीं दिया पिछले कई सालों से। उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस चीज़ पे वोट दिया वो उनको पर्याप्त मिल रहा है। वो सड़क पे खड़े हो जाए, उनको बुलडोज़र दिख जाएंगे, वो उनको सारी वो चीज़ें मिल रही हैं जिसके लिए उन्होंने वोट दिया। उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट नहीं दिया। तो उनको देखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ कैसे वोट कर रहा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश कैसे वोट कर रहा है, किन मुद्दों पर वोट कर रहा है और पीछे जो चुनाव हुए वो किन मुद्दों पे हुए, वो बात उनको उत्तर प्रदेश के लोगों को देखनी चाहिए। और जो अब पहले फेज़ की वोटिंग के बाद राजीव जी, ये यहाँ से अब तय होगा कि जो मेजॉरिटी, जो बाकी सीटें हैं 70 सीटें, उन 70 सीटों पे जो चुनाव होगा वो यहाँ का ट्रेंड वहाँ जाएगा। बिल्कुल यहाँ का ट्रेंड उधर जाएगा और यहाँ 70 की बात जो हो रही है उसकी, यानी कि 20 सीटों पे अभी है 20 सीट, जिसमें से 12 सीटें बस्तर की हैं और 8 सीटें राजनांदगांव और कवर्धा की हैं। 2 ज़िले अलग अलग वहाँ की हैं। तो ज़िले ही नहीं, वो एरिया कह लें, क्योंकि अब उसमें भी कई ज़िले हो गए। तो 8 और 12 20 सीटें। पहले फेज़ का मतदान छत्तीसगढ़ के 7 तारीख को और उसके बाद 17 तारीख को दूसरे फेज़ का, जिसमें 70 सीटें हैं। हम लगातार छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। और इसके अलावा प्रशांत टंडन जी अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी घूम के आ चुके हैं। हमारे तमाम विश्लेषक साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी अलग अलग सोर्सेज से अपनी खबरें, अपनी बातें चुनावी राज्यों में क्या कुछ चल रहा है आप तक पहुंचाते ही हैं। इस कार्यक्रम को यहाँ इसलिए समाप्त करना चाहता हूं क्योंकि बारिश थोड़ी तेज़ हो रही है और अब इक्विपमेंट्स को बचाना है, इसलिए इस कार्यक्रम